गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। और आज हम लोग इसके मुख्यतः अगर देखा जाए तो घटक की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि घटक क्या होते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल के। लेकिन उससे भी पहले थोड़ी सी बेसिक सी जानकारियाँ आपको समझना होगा कि प्रस्तावना कौशल किसको कहते हैं। तो पाठ प्रस्तावना का जो तात्पर्य होता है, जो प्रस्तावित पाठ होते हैं उसका उदय करना। ठीक है, तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी जीव के जो मूल स्रोत होते हैं वो किस प्रकार से उदित होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो उनका बीजारोपण होता है। तो शिक्षा में भी ठीक उसी प्रकार से जब हम बच्चों के अंदर वो बीजारोपण करने का प्रयास करते हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं सिखाने से पहले हम ये प्रयास करते हैं कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है, और उसी पूर्व ज्ञान के आधार पे ही हम बच्चों को नया ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो जो नया ज्ञान होता है उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो जब भी इंट्रोडक्शन स्किल के अंतर्गत एक कक्षा अध्यापक आता है तो कक्षा अध्यापक प्रस्तुत करने के लिए या शिक्षण कार्य करने के लिए तब वह सबसे पहले बच्चों के अंतर्गत आप देखेंगे तो बालक की जो क्षमताएं होती हैं, जो दक्षताएं होती हैं उसको विकसित करने का प्रयास करता है। और उसके लिए आप देखेंगे तो जो कुछ न कुछ बच्चे जो टीचर जो होता है एक सामान्य सा उद्देश्य बना करके लेकर आता है कि अपने शिक्षण के दौरान हम उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। और वो सामान्य सा उद्देश्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं टीचर पहले प्लानिंग करता है, मतलब नियोजित करता है उसको, और नियोजन करने के लिए वो मौखिक भी आकर के प्रस्तुतिकरण करता है या फिर लिखित रूप में, या कह सकते हैं कि दोनों रूप में कहीं ना कहीं उसका प्रस्तुतिकरण करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो जब भी तो ये प्लानिंग की जाती है, बिना प्लानिंग का हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी कक्ष में एक शिक्षक आता है क्लास में तो सबसे पहले आप देखेंगे तो वहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखता है, डेट लिखता है ना, दिनांक लिखेगा। दिनांक लिख करके ही जैसे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जैसे डेट लिख दिया उसने कि आज मान लीजिए 2/4/2023 है। हाँ, तो ये दिनांक लिखेगा। उसके पश्चात ही कहीं ना कहीं कक्ष वो प्रारंभ करता है, और प्रारंभ करने से पहले वो कक्षा के वातावरण के साथ समायोजित स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए आप देखे होंगे कि शुरू में बच्चे होते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, ऐसे। फिर टीचर्स भी उनके साथ अंतःक्रिया करता है पहले कि और बच्चों कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक हो ना, ऐसे कहीं ना कहीं अंतःक्रिया करके फिर उसके पश्चात ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ता है और ये दिन तारीख लिखता है। ठीक, और तारीख लिखने के पश्चात आप देखेंगे तो कुछ वो जो उद्देश्य बनाया रहता है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो पूरा का पूरा जो पहला काम होता है उसका, इस जो प्रोफार्मा है उसको वो भरता है, जिसमें कि कह सकते हैं कि विषय जो है, क्या विषय पढ़ाना चाहता है वो विषय का लिखेगा। जैसे मान लीजिए वो विज्ञान विषय पढ़ाना चाहता है तो विज्ञान विषय लिखेगा। कक्षा कौन सा कक्षा है, तो कक्षा में मान लीजिए 7th क्लास है, ये लिखेगा ना। कालांश कौन सा है, तो कालांश भी भरा जाता है उसमें कि मान लीजिए प्रथम कालांश है ना। चक्र कौन सी है, तो चक्र भी वो इस प्रकार से भरा जाएगा। और जब भी ब्लैक बोर्डिंग करेगा या श्यामपट्ट लेखन करेगा तो बच्चों के साथ अंतःक्रिया करता रहेगा, ताकि बच्चे अनावश्यक या अन्य कामों में लीन ना हो, आपस में शरारत ना करे। इसलिए श्यामपट्ट कार्य करते समय भी वो बच्चों से बीच बीच में क्या करेगा, अंतःक्रिया करता रहेगा। उन्हीं से बीच बीच में पूछ सकता है कि बताइए भाई कितने मिनट का शिक्षण कार्य चलेगा ना, तो वो कह सकते हैं कि 5 से लेकर के 10 मिनट का कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य चलेगा, या 6 मिनट का शिक्षण कार्य चलेगा, ऐसा वो बताएंगे। फिर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे।
4/2023। ठीक, उसके बाद प्रकरण लिख करके छोड़ा रहेगा। तो अब क्या करता है यहाँ पर कि बच्चा टीचर्स ये सारी चीज़ें लिखने के पश्चात बच्चों से क्या करता है, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नीकरण करता है और उन्हीं से क्या करता है, प्रश्नों के माध्यम से। अब ये प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए कहीं ना कहीं प्रश्नीकरण किया जाता है, जिससे कि वो नवीन जो पाठ पढ़ाना चाहता है उस पाठ से वो अवगत करा सके। ठीक है, तो इसलिए उसके जो हम नवीन पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हम नए जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं उससे बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है ये हम एज ए टीचर पता कर ले, ताकि जो हम नया पाठ पढ़ाएंगे तो उसको समझने में आसानी हो। हमें ये पता रहेगा कि उनकी नॉलेज क्या है, तो हमें भी पढ़ाने में आसानी होगी। इसलिए हम उसका जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान का अध्ययन करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तब यहाँ पर हम आते हैं और प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न के माध्यम से ही यहाँ पर प्रकरण निकलवाया जाता है। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित उपकरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या उपकरण यूज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से उपकरण हैं, तो इसमें अगर उपकरण की बात किया जाए तो पहले तो श्यामपट्ट लेखन ही हो जाएगा ना। ये भी बहुत बड़ा उपकरण है, क्योंकि बच्चे दृश्य के रूप में इस पे देखते हैं कि सर क्या लिख रहे हैं ना। तो इससे जब हम ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं लिखने के लिए, तब बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं ना, ध्यान से देखो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो कहीं ना कहीं श्यामपट्ट लेखन कार्य जब हम करते हैं, चित्र बनाते हैं ना, और इस पे लेखन भी कार्य करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो ये भी एक क्या है, साधन है, जिसकी सहायता से हम विषय वस्तु तक पहुंचा रहे हैं या पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हो गया कुछ वस्तु प्रदर्शन है। वस्तु प्रदर्शन में कुछ हम ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री लेकर के आते हैं, वास्तविक भी हो सकता है, मूर्त अमूर्त रूप में, कहीं ना कहीं दोनों रूप में हो सकता है। तो कुछ ऐसे वस्तुएं ले आकर के बच्चों को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो वस्तु का प्रदर्शन भी हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमें विज्ञान में ही पढ़ाना है या कृषि में, अर्थशास्त्र में पढ़ाना है, व्यापार ही पढ़ा रहे हैं ना, तो व्यापार में पढ़ाने के लिए किन किन वस्तुओं का भारत आयात करता है, निर्यात करता है, इन सारे वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। जैसे बिस्किट का पैकेट ही हो गया, घी का पैकेट हो गया ना, फिर उसके बाद चीनी का पैकेट हो गया, या फिर कह सकते हैं मसालों का पैकेट हो गया, तेलों का पैकेट हो गया, जो आजकल बॉटल के रूप में या फिर वैसे पैकिंग करके आ रहा है, चॉकलेट, बिस्कुट, ये बहुत सारी चीज़ें हम सामग्री ला सकते हैं, जिनको भारत क्या कर रहा है, आयात और निर्यात कर रहा है। इन वस्तुओं का ला करके प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के बीजों को भी ला सकते हैं, जड़ को ला सकते हैं, तना को ला सकते हैं, पत्थरों को ला सकते हैं। तो वस्तु प्रदर्शन कहीं कहीं यहाँ पर ला करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं और इसी के द्वारा उनका ज्ञानार्जन या नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मान लीजिए कोई कविता पाठ कर लें, ये भी एक उपकरण है कि हम बच्चों को हिंदी में, जैसे होता है ना कि कविता लिख दिए या मौखिक रूप से बोल रहे हैं और उसके आधार पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक उपकरण है, इसकी सहायता से उसको स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, कहानी कथन हो गया, कहानी के माध्यम से भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए प्रतिमान हो गया, प्रतिमान या मॉडल भी बोलते हैं इसको। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन वस्तुओं का हूबहू स्वरूप हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष में नहीं, जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो बहुत व्यापक रूप में, बड़े रूप में हैं, जिनको क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता ना, तो उनको हम क्या करते हैं, उसी का हूबहू प्रतिरूप या मॉडल बना करके हम कक्षा कक्ष में लाते हैं और जिसकी सहायता से हम अपना शिक्षण कार्य आसान बनाते हैं, वही क्या होता है, मॉडल होता है। ये भी ला सकते हैं, टीचिंग मॉडल भी कह सकते हैं इसको, शिक्षण मॉडल, ये ला करके बनाते हैं।
फिर उसके पश्चात कह सकते हैं फिल्म प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक उपकरण हो गया। या फिर कह सकते हैं भाव भंगिमाएं बना सकते हैं, इसके आगे जो भी है भाव भंगिमा कर लेते हैं ना। और एक जो हो गया यहाँ पे छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो है उसके आधार पे हम क्वेश्चन भी पुटअप करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम कर सकते हैं। क्रियात्मक प्रदर्शन है, इसी में है, मैं नंबरिंग थोड़ा सा 6 हो गया, 7 हो गया ना, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो क्रियात्मक प्रदर्शन हो गया ये। तो क्रियात्मक प्रदर्शन का मतलब ये है कि हम क्रिया करके बच्चों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, सिखा सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे प्रस्तावना से संबंधित उपकरण हैं जिसकी सहायता से कहीं ना कहीं हम पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है। अब मूलतः जो बात मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, मैं वो उस टॉपिक पे आता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण कौशल के घटक, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। तो घटक की अगर बात किया जाए ना, तो पहला घटक होता है भाई पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पर आधारित, ठीक है। दूसरा जो है आपका प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला, ठीक है। तीसरा है उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है। चौथा विद्यार्थियों की एकाग्रता ध्यान एवं रुचि केंद्रित करने वाला, पांचवा है आपका प्रस्तावना प्रश्न का उन्नत प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तावना का प्रश्न का उन्नत प्रस्तुतिकरण, ठीक है। और उसके बाद है छठा प्रश्न एकार्थी होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न एकार्थी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7वां प्रश्नों में तारतम्यता होना चाहिए, या प्रश्नों का तारतम्यता होना चाहिए। और लास्ट 8वां समुचित समयावधि एक कहीं कहीं प्रयोग कर लिया जाता है, 9वां बहुत सारे किताबों में आपको मिलेगा कि शिक्षक का उत्साह ना, तो 8 बहुत है, सफिशिएंट। देखिए अब एक एक घटक की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा
उसको सुनिएगा, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। ठीक, पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पर आधारित। देखिए पाठ प्रस्तावना का जितना भी प्रश्न बनेगा वो बच्चों के क्या बनेगा, पूर्व ज्ञान से संबंधित बनेगा। जैसे आप कक्षा 7 को पढ़ा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा था, तो कक्षा 7 का जब आप पढ़ाएंगे तो पूर्व ज्ञान क्या होगा उनका, कक्षा 6 होगा। तो जो आप उस कक्षा 7 का पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रश्न जो बनाइएगा उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो बनेगा वो उनके क्या, किससे, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न जो होंगे पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला होना चाहिए। अब जो होगा प्रश्न पहला आपने जो बनाया, अब उसके आधार पे अब नई या नवीन का मतलब नया प्रश्न बनना चाहिए, वो बिल्कुल उस जो करंट में टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ता हुआ चला जाना चाहिए। तो प्रश्न जो होगा वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला, नया नया ज्ञान उसको देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 7 का आप पढ़ा रहे हैं तो उसके प्रीवियस नॉलेज से प्रश्न बनाइए, लेकिन उसको नया ज्ञान से जोड़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है उचित दृश्य सामग्री का प्रयोग। देखिए आप जब भी शिक्षण कार्य करने आए तो शिक्षण से संबंधित कुछ टीचिंग एड्स आपको बना लेने पड़ेंगे, निर्मित कर लेने होंगे, और उसी की सहायता से आपको क्या करना है, शिक्षण कार्य करने होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो महात्मा गांधी पढ़ा रहे हैं, तो महात्मा गांधी को आपको क्या करना पड़ेगा, चित्र को बना करके लेके आना होगा और बच्चों के सामने ऐसे दिखाना होगा कि बच्चों बताओ ये किसका चित्र है या किस महापुरुष का चित्र है, तो बच्चे बताएंगे ये गांधी जी का चित्र है। तो वो दृश्य सामग्री हो जाएगी। अब सिर्फ भी है तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दृश्य से मतलब चला करके भी आप दिखा सकते हैं, जो क्रिया आधारित हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी ला सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी आपको बीच बीच में करना पड़ेगा। उसके बाद है विद्यार्थियों की एकाग्रता, ध्यान एवं रुचि केंद्रित करने वाला प्रश्न। आप ऐसा बनाइए जो बच्चों को क्या, रुचि लेने वाला और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रश्न आप ऐसा निर्माण करते हैं जिसमें ध्यान और रुचि केंद्रित करने वाला, जैसे आप बीच बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया दृश्य सब सामग्री। तो अब अगर जब आप बच्चे क्या है कि पढ़ाते समय ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, तो आप जब दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। या फिर बोर्ड पे कुछ ऐसी कविता बोल रहे हैं ना, या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान आकर्षित हो जाता है, वो तुरंत रुचि लेने लगते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी टीचर अगर कक्षा पे ज़्यादा व्याख्यान दे रहा है तो ध्यान इधर उधर जाने लगता है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केंद्रित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसी रुचिकर आपको चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे कि उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न का उन्नत प्रस्तुतिकरण। प्यारे बच्चों देखिए, उन्नत प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि पहले जो भी आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछ रहे हैं वो सभी मतलब कक्षा में जो 5 से 10 विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ की तरफ से ही पूछ लिया जाए, या फिर जो कक्षा अध्यापक है वो सिर्फ अपने सहपाठियों से ही पूछ ले, मित्रों से ही पूछ ले और बाकी लोगों से ना पूछे। तो प्रश्न सभी से, इसके 2 पहलू हो सकते हैं उन्नत प्रस्तुति का मतलब। आप पहली बार जब प्रश्न पूछें तो पूरी कक्षा में सबको सुनाई देना चाहिए, ऐसी उचित आवाज़ आपकी होनी चाहिए जो कि सभी बराबर 10 बच्चे सबको वो प्रश्न सुनाई देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सभी से आप, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हों चाहे आपके मित्र हों ना, सभी से आपको कहीं ना कहीं उत्तर प्राप्त करना है, दोनों। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इसी साइड हमारा ध्यान लगा रहता है टीचिंग करते, तो इधर के ही बच्चों से पूछ लिया जाता है और इधर के जो बच्चे हैं उनसे प्रश्न नहीं किया जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि करना है क्या है, उन्नत प्रस्तुतिकरण करना है, सबसे प्रश्न पूछना है। प्रश्न कैसे होने चाहिए, एक अर्थी होने चाहिए, जिस प्रश्न का सिर्फ एक अर्थ निकले और आसानी से उसका उत्तर वो दे पाए। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न ऐसा भी बना लिया जाता है जो कि 2 अर्थ निकालते हैं या अनेक अर्थ निकल जाते हैं ना, तो ऐसे प्रश्न से आपको बचना चाहिए या उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न ऐसे बनाएं जिससे कि एक अर्थ निकले, ताकि आप सही उत्तर प्राप्त
कर सके। डबल मीनिंग वाला प्रश्न का निर्माण आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नों की तारतम्यता। देखिए प्रश्न जब भी बनते हैं तो क्रमबद्ध रूप से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपने जो प्रश्न बनाया, यहाँ पे प्रश्न बनाया और उसके पश्चात ये क्वेश्चन है, उसके पश्चात छात्र जो है यहाँ पे जो उत्तर दे रहा है, ये मान लीजिए उत्तर मिल रहा है आपको ना, तो इसी उत्तर से क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये जो उत्तर मिला इससे प्रश्न बनाया, ये प्रश्न बना, फिर उसके पश्चात आपको जो ये उत्तर मिला इस उत्तर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रश्न तीसरा बनाना पड़ेगा। ये प्रश्न बनाए हमने, ठीक है। अब इस तीसरे प्रश्न का जो उत्तर बना ना, अब इससे क्या करिए, इस प्रश्न का उत्तर बनाइए, ठीक है। ये प्रश्न बना, फिर इस प्रश्न से जो उत्तर मिला फिर इससे प्रश्न बनाइए, पांचवा मान लीजिए। ये प्रश्न जो बना रहे हैं, अब इससे जो उत्तर बनेगा या मिलेगा वो नवीन पाठ होगा, जो पाठ हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। वही पाठ हम बच्चों के प्रश्न करके वही पाठ हम बच्चों से ही निकलवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना कौशल का अंतिम प्रश्न, जो कि प्रकरण से संबंधित होगा और वो प्रकरण निकल करके बच्चों से ही आएगा। तो कम से कम यहाँ पर 3 प्रश्न आप बना सकते हैं और अधिक से अधिक 5 प्रश्न आप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कम से कम ये नहीं कि पहले ही प्रश्न में आपका प्रकरण निकल आए, ऐसा नहीं करना है। दूसरे प्रश्न में प्रकरण निकल आए, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम कितने बनाने होंगे, 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न बनाना चाहिए, ठीक है। प्रयास ये करें कि चौथे या 5वें प्रश्न में आपका प्रकरण निकले, जो कि प्रश्न जो या प्रकरण आपको पढ़ाना है। जब ये निकल जाता है, ठीक है, तब इसी के पश्चात हम क्या करते हैं, अपना उद्देश्य कथन करते हैं, जो हमें टॉपिक पढ़ाना है। तब बच्चों को पता चलता है कि अच्छा आज हमें सर ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। लास्ट है, तो प्रश्न कैसे होंगे, तारतम्यता या क्रमबद्ध रूप से होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। देखिए ये श्रृंखलाबद्ध है ना, जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से प्रश्न किया गया, ये उत्तर प्राप्त हुआ, इसी उत्तर से दूसरे प्रश्न का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे निर्माण किया गया, फिर यहाँ से जो उत्तर मिला फिर तीसरे प्रश्न का निर्माण किया गया, ये फिर इसका जो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर निकला, अब इसी से चौथे प्रश्न का निर्माण किया गया है, और चौथे प्रश्न का जब ये निर्माण किया गया ना, तो यहाँ पर जो अंतिम उत्तर निकला वही हमारा प्रकरण निकलना चाहिए। तो क्या है, तारतम्यता है, या फिर कह सकते हैं कि क्रमबद्ध होने चाहिए। लास्ट है समुचित समयावधि। शिक्षण के लिए जो आपको समय निर्धारित किया गया है 6 मिनट या 10 मिनट, जो भी आपका मैक्रो टीचिंग में अगर 6 मिनट का शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उस 6 मिनट में ही ये पूरे कार्य आपके संपादित होने चाहिए। जैसे कि जो आप आते हैं ब्लैक बोर्डिंग करते हैं, ब्लैक बोर्डिंग में आप विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, चक्र, अवधि, प्रकरण, ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो ये, और उसके बाद प्रश्नीकरण, जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछने हैं, ये सारे आपको 6 मिनट में या फिर 10 मिनट में, अगर 10 मिनट का समय दिया जा रहा है तो इसी समयावधि में ही खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, ठीक है। तो समुचित समयावधि में ही समाप्त होना चाहिए, उससे ज़्यादा समय में नहीं होना चाहिए और बहुत कम समय में भी नहीं होना चाहिए कि आए फटाफट प्रश्न पूछ लिए और ख़त्म कर दिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तभी आपका पाठ प्रस्तावना में कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट होगा, जिसके आधार पे इन्हीं सब घटकों का प्रयोग करके हम बच्चों के अंदर पूर्व ज्ञान के आधार पे नवीन ज्ञान उसको प्रदान कर सकते हैं। तो इन घटकों को ध्यान में रख करके ही हम क्या करते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पाठ प्रस्तावना के प्रश्न इसी प्रकार से इन घटकों को ध्यान में रख करके निर्मित किए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप बहुत सारे जो हमने उपकरण बताया उसकी भी सहायता बीच बीच में आप ले सकते हैं, ले करके इन उपकरणों को और अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। यही है जो मैंने आप लोगों को प्रस्तुति कर। अच्छा, टीचर का उत्साह होना बहुत जरूरी है, जो लास्ट है, मान लीजिए 9वां घटक है, तो जब तक टीचर के अंदर उत्साह नहीं होगा, रुचि नहीं होगा, तब तक वो बच्चों को सही ढंग से प्रस्तुतिकरण या शिक्षण का कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए एनर्जेटिक होना चाहिए टीचिंग के दौरान। अगर एनर्जेटिक नहीं होगा तो बच्चों को सही ढंग से शिक्षण का कार्य नहीं करा पाएगा। तो प्यारे बच्चों, 6 मिनट के टीचिंग के दौरान कहीं ना कहीं उस 6 मिनट में टीचर को उत्साह होना चाहिए, ठीक है।
और ये पूरे कहीं ना कहीं आपके घटक हो गए, और इन घटकों को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ करके इनके लेसन प्लान में इसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।